ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसको आईपीएनएमएस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और आईपीएनएमएस ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, इसका बेसिकली इसका जो मतलब होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेज होते हैं ना न्यूट्रिएंट्स के, उसको कंबाइन करके उसकी एप्लीकेशन जो है वो फील्ड में देते हैं, ताकि हमें न्यूट्रिएंट्स भी हम प्रोवाइड कर सकें किसी क्रॉप को, एज वेल एज हम सॉइल जो हेल्थ है उसको भी इंक्रीज कर सकें, उसको मेंटेन रख सकें। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो integrated nutrient management is the intelligent and combined use of inorganic, organic and biological resources so as to sustain optimum yield, improve or maintain the soil chemical and physical properties and provide crop nutrition packages. ओके, सो बेसिकली ये क्या होता है, ये कंबाइंड यूज होता है इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक सोर्सेज हो और बायोलॉजिकल सोर्सेज हो न्यूट्रिएंट्स के। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज होते हैं उसमें नो डाउट कि उसमें जो क्वांटिटी होती है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल सोर्स। लेकिन जो उसके रेजिडुअल इफेक्ट होते हैं इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स होते हैं ना, उनके जो रेजिडुअल इफेक्ट होते हैं वो ज्यादा होते हैं। रेजिडुअल इफेक्ट मतलब कि एक बार जितना हमने अप्लाई कर दिया उसमें से कुछ रह जाता है सॉइल में, और जो बाद में सॉइल में क्या करता है, सॉइल को बैड इफेक्ट प्रोवाइड करता है, सॉइल को उसकी जो हेल्थ है उसको डिग्रेड कर देते हैं जो उसके रेजिडुअल इफेक्ट होते हैं। लेकिन इसके कंपैरेटिव अगर ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की बात करें, इसमें न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट तो कम होती है, लेकिन अगर हम इसकी एप्लीकेशन देते हैं सॉइल में तो क्या होता है कि इसकी कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होते। जो भी रेजिडुअल इफेक्ट होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं सॉइल के लिए। ठीक है, जैसे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हो गए, इसका क्या होता है कि जब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की एप्लीकेशन देते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है सॉइल पे। ठीक है, मतलब सॉइल की हेल्थ जो वो मेंटेन करने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं, ताकि लंबे समय के लिए जो सॉइल है वो अपने आप प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहे। ठीक है, ऐसे ही सेम केस होता है ऑर्गेनिक सोर्सेज में। ऑर्गेनिक सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, पोल्ट्री मैन्योर हो गया, है ना। तो ये बल्की होते हैं, बल्कि मीन्स इनकी जो क्वांटिटी होती है ना ये ज्यादा होती है, लेकिन इनमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। ठीक है, तो बल्कीनेस ज्यादा होती है इसकी, लेकिन इसके जो लॉन्ग टर्म रेजिडुअल इफेक्ट है ना वो बेनिफिशियल होते हैं सॉइल के लिए। ठीक है, जैसे हमने फार्म यार्ड मैन्योर डाल दिया, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, कोई भी ऑर्गेनिक रिसोर्स जो है न्यूट्रिएंट का वो हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सॉइल के लॉन्ग टर्म के लिए उसकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी। हेल्थ का मतलब हम बात करते रहते हैं कि सॉइल हेल्थ मेंटेनेंस मेंटेन रखनी है, तो ये सॉइल हेल्थ होती क्या है। देखिए, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बिहाफ पे हम जो है सॉइल की हेल्थ को चेक करते हैं। सॉइल हेल्थ मतलब कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कितनी है सॉइल में, वो अच्छी होनी चाहिए। पीएच कितना है सॉइल का, वो न्यूट्रल होना चाहिए ताकि कोई भी क्रॉप हम लगा सकें। ठीक है, वो एसिडिक नहीं होनी चाहिए, ज्यादा सलाइन सॉइल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी बहुत कम नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स जो होते हैं ये किसी भी क्रॉप को ग्रोथ के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अगर इन पैरामीटर्स पे सॉइल, अगर ये सारे पैरामीटर्स किसी भी सॉइल के ठीक हैं, करेक्ट हैं, तो वो उस सॉइल को हम क्या बोलेंगे,
उसको बोलेंगे कि ये सॉइल हेल्दी है। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स को जो मेंटेन रखते हैं वो, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर होगी और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो हैं वो हेल्प करते हैं इन सारे पैरामीटर्स को करेक्ट रखने में, इन सारे पैरामीटर्स को मेंटेन रखने में। ठीक है, सो हेल्दी सॉइल कौन सी होती है, जिसके ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो मेंटेन होते हैं, सारे पैरामीटर, कोई ज्यादा नहीं होता कोई कम नहीं होता। ओके, तो ये था हमारा डेफिनेशन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके कंपोनेंट्स होते हैं ना, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसके कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कौन कौन से कंपोनेंट्स है जिससे कोई भी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कंबाइंड टर्म जो है इसको हम यूज करते हैं। फर्स्ट जो इसका कंपोनेंट है वो है बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, लेकिन जो क्या नाइट्रो, जो कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं क्रॉप को। लेकिन बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स हमने लास्ट स्लाइड में अभी पढ़ा कि जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं ना उनका कोई बैड रेजिड्यूल इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, फास्फोरस सोल्युबलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये नेचुरल एजेंट्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स किसी भी प्लांट को। ठीक है, उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो सभी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मेन उनका रिजल्ट है वो यही है, मेन उनकी जो एक्ट है वो यही है कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं किसी भी सॉइल के थ्रू या डायरेक्ट प्लांट को। ठीक है, जैसे राइजोबियम है, वो क्या करता है, रूट नड्यूल होती है ना, जो रूट्स होती हैं प्लांट की, उस पे वो नड्यूल फॉर्मेशन करते हैं। नड्यूल फॉर्मेशन से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन है वो वहां पे फिक्स करते हैं, और जो प्लांट है, ठीक है, वहां से ऑब्जॉर्व कर लेता है नाइट्रोजन। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो किसी भी प्लांट को। ठीक है, ये पल्स क्रॉप में ज्यादा एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट है वो है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है कि जैसे कोई भी पल्स क्रॉप होती है ना, पल्स क्रॉप में नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा होती है। मतलब अगर पल्स क्रॉप को थोड़े टाइम उगाने के बाद हम उसको सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर दें, मतलब सॉइल में ही उसको मिक्स कर दें, ठीक है, एज इट इज, तो उसको, उस प्रोसेस को बोलेंगे ग्रीन मैन्योर। ठीक है, जैसे कुछ एरियाज में टेंचा क्रॉप होती है ना, टेंचा क्रॉप, तो उस क्रॉप को क्या करते हैं कि थोड़ा टाइम उसकी ग्रोथ के बाद एज इट इज उसको फील्ड में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टिलेज इम्प्लीमेंट्स उसको एज इट इज मिक्स कर देते हैं सॉइल में। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो जितनी ज्यादा उनमें नाइट्रोजन होती है वो सारी मिक्स हो जाती है सॉइल में विदाउट एनी रेजिडुअल इफेक्ट। ठीक है, तो इससे जो हेल्थ की वो भी अच्छी रहेगी, वो भी मेंटेन रहेगी। और क्या होगा कि हमें केमिकल्स भी कम प्रोवाइड करने पड़ेंगे, केमिकल एप्लीकेशन जो है वो कम देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट है वो है केमिकल फर्टिलाइजर्स। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बिल्कुल ही नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा सेम केस जो अभी थोड़े टाइम हो गया जो श्रीलंका में हुआ कि उन्होंने केमिकल्स का यूज बिल्कुल ही बंद कर दिया था। तो क्या हुआ, वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेन जो प्रोडक्शन है वो उतनी ज्यादा हुई नहीं, क्योंकि अब जब एक सडनली हम एक केमिकल से ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में सडनली हम जा नहीं सकते, इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा,
प्लांट्स कैन नॉट प्रोवाइड इनफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमें सॉइल की हेल्थ तो मेंटेन रखनी है, उसके साथ साथ क्या है, हमें जो है प्रोडक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग और आईएनएम में इतना ही फर्क है कि हम इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स अप्लाई करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उस अमाउंट में करेंगे, उस लेवल तक करेंगे जितने तक कि उसकी प्रोडक्शन को कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, जैसे 22 किसी भी 50 kg 50 टन किसी की प्रोडक्शन है, किसी भी क्रॉप की लगा लो, अगर वो क्रॉप की प्रोडक्शन हमने 50 टन ही रखनी है, ठीक है, वो उससे प्रोडक्शन से कंपैरिजन कंप्रोमाइज नहीं करना, लेकिन वो क्या है कि हमने प्रोवाइड उनको केमिकल फर्टिलाइजर्स कम प्रोवाइड करने हैं, और बाकी के जो ऑर्गेनिक मैन्योर और बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, बायोलॉजिकल बायो फर्टिलाइजर्स हैं, उसकी हेल्प हमने ज्यादा लेनी है। ठीक है, तो प्रोडक्शन के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए इनका सभी का इंटीग्रेटेड यूज करना ही इसको बोलते हैं IPNMS, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो थर्ड जो इसका कंपोनेंट है वो है केमिकल फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक मैन्योर। मैंने फर्स्ट स्लाइड में अभी इसको एक्सप्लेन किया कि ऑर्गेनिक मैन्योर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है फार्म यार्ड मैन्योर विच इज वेरी कॉमन। नेक्स्ट जो है वर्मी कंपोस्ट, इसको स्पेशलाइज तैयार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है पोल्ट्री मैन्योर। ठीक है, वो भी, उसमें भी नाइट्रोजन का कंटेंट अच्छा होता है। ठीक है, FYM में 0.5% एवरेज की बात करें तो FYM में 0.5% नाइट्रोजन होती है, वर्मी कंपोस्ट में 1.5%, और पोल्ट्री मैन्योर में एवरेज जो नाइट्रोजन होती है वो 1.5% होती है। ठीक है, तो इससे न्यूट्रिएंट और नाइट्रोजन की अमाउंट किसी भी प्लांट को चाहे कम मिल रही है, लेकिन सॉइल जो है वो हेल्दी हो रही है, सॉइल की जो हेल्थ है वो मेंटेन कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये थी एग्जांपल ऑर्गेनिक मैन्योर पे। नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट है वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होती है कि जैसे रबी सीजन है, उसमें आपने व्हीट क्रॉप लगा ली, और जो खरीफ सीजन होगा ना, गर्मियों का टाइम, उसमें अगर आप लेग्यूमिनस क्रॉप लगा रहे हो, लेग्यूमिनस क्रॉप और पल्स क्रॉप सेम होती है, तो उससे क्या होगा, अगर किसी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है तो लेग्यूमिनस क्रॉप लगाने से नाइट्रोजन की जो कमी होती है ना वो दूर हो जाती है। उस लेग्यूमिनस क्रॉप लगाने से, उसको सॉइल में इनकॉर्पोरेट करने से, तो उसमें जो नाइट्रोजन की कमी है वो दूर हो जाती है। ठीक है, डेफिशिएंसी उसकी क्योर हो जाती है। तो अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है किसी भी क्रॉप, किसी भी सॉइल में, तो हम क्रॉप रोटेशन इस तरीके से कर सकते हैं ताकि हम अगर एक सीजन में नाइट्रोजन ज्यादा लेने वाली क्रॉप लगा रहे हैं, तो दूसरे सीजन में ऐसी क्रॉप लगाए जिसको नाइट्रोजन की डोज कम रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो उससे हम जो इकोलॉजिकल ये बैलेंस होता है सॉइल का नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का, वो मेंटेन रखता है, रहता है। ठीक है, ताकि एक सीजन में वो ज्यादा नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रही है किसी भी प्लांट को, किसी भी क्रॉप को, और नेक्स्ट जो सीजन है उसमें उसको सॉइल को नाइट्रोजन ज्यादा मिल रही है, तो इससे जो बैलेंस है ना वो रहेगा दोनों क्रॉप्स में। इसलिए क्रॉप रोटेशन जो है, ठीक है, दोनों सीजन में ऐसी होनी चाहिए कि एक सॉइल है, एक क्रॉप है, उसको जिस भी नाइट्रोजन की होगी, किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर ज्यादा जरूरत है, तो दूसरी क्रॉप ऐसी लगानी चाहिए कि दूसरी क्रॉप में उस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की डिमांड कम हो, दूसरे टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा डिमांड हो। ठीक है, जो लास्ट इसका कंपोनेंट है वो है क्रॉप रेजिड्यू। क्रॉप रेजिड्यू क्या होता है? क्रॉप रेजिड्यू की अगर बात करें तो क्रॉप रेजिड्यू
जैसे हमने किसी भी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद जो रेजिड्यू बचता है उसको बोलते हैं क्रॉप रेजिड्यू। उससे हम कैसे हेल्प ले सकते हैं, उससे उसका क्या यूज है आईएनएम में, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी पोर्शन है किसी भी क्रॉप का, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। ग्रेन में न्यूट्रिएंट्स होंगे, स्पाइक्स में होते हैं, स्टेम में होते हैं, लीव्स में होते हैं, ठीक है। तो ग्रेन्स तो हमारा इकोनॉमिक यील्ड है, वो तो हमें चाहिए, लेकिन बाकी का पोर्शन हमें चाहिए नहीं होता, ठीक है। तो उसका क्या करेंगे बाकी का, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स इनफ क्वांटिटी में है, तो उसको अगर हम सॉइल में वापस उसको मिक्स कर दें, ठीक है, तो क्रॉप रेजिड्यू के साथ साथ वो सारे न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल में वापस चले जाएंगे जो प्लांट ने ऑब्जर्व किए हैं सॉइल से, चाहे वो कम अमाउंट में जाएं चाहे ज्यादा में जाएं, लेकिन वो वापस सॉइल में जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉप रेजिड्यू को अगर हम सॉइल में दोबारा से मिक्स कर दें तो उससे भी हम न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल को दोबारा उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व किए हैं प्लांट ने, ठीक है, उसको, जिससे कि उसकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी और हमें केमिकल्स जो फर्टिलाइजर है उस पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। मेन जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मेन जो एम है वो यही होता है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है ना केमिकल फर्टिलाइजर्स पे वो कम हो, ठीक है। जितनी ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी होगी केमिकल फर्टिलाइजर्स पे, उतनी जो सॉइल की हेल्थ भी डिग्रेड होगी। और ये आप सभी लोगों को पता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं अगर हम ज्यादा यूज करते हैं तो क्वालिटी भी, हमारी जो इकोनॉमिक यील्ड होती है उसकी क्वालिटी भी रिड्यूस होती है, और हमारा जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ये हमें लोकली अवेलेबल नहीं होते, इसको बाहर से हमें जो इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे कि कॉस्ट इसकी होती है वो जब बढ़ जाती है। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को भी कम कर सकते हैं, इकोनॉमिक प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, और हमारी डिपेंडेंसी भी जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स पे कम हो सकती है अगर हम इसका इंटीग्रेटेड यूज करें सभी न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंसेप्ट ऑफ आईपीएनएमएस। ये कंसेप्ट क्या होता है, क्या है कि इसका एम क्या है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। सो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ आईपीएनएमएस इज द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। इसका जो प्रमोशन इसका क्यों किया जाता है, क्योंकि सॉइल जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन रख सकें। सॉइल फर्टिलिटी को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, सॉइल की हेल्थ को मेंटेन रख के। हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको पैरामीटर्स बताए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, पीएच हो गया, उसका सॉइल एसिडिक ना हो, सॉइल बेसिक ना हो, सैलाइन सॉइल ना हो, ठीक है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए ये सारे पैरामीटर्स, इनकी जो रेंज है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, ठीक है। इनकी रेंज ऑप्टिमम कैसे होगी, कम से कम यूज करके केमिकल फर्टिलाइजर्स का। केमिकल फर्टिलाइजर्स का अगर कम यूज करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगी, तो उस हिसाब से हमें उसका कम से कम ऐसे यूज करना है ताकि प्रोडक्शन की भी कमी ना हो, और हमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं जिनका बाद में जाके रेजिडुअल इफेक्ट आता है वो भी ना हो, ठीक है। अगर रिकमेंडेड डोज है आरडीएफ जो है किसी भी फर्टिलाइजर्स की, अगर वो 100% है, तो कुछ फार्मर्स क्या करते हैं उसको 120% कर देते हैं ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो, लेकिन वो ये नहीं देखते कि सॉइल पे इसका कितना बैड इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम 100% एफवाईएम प्रोवाइड, 100% रिकमेंडेड डोज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो पूरा 100% प्लांट में नहीं जाता, प्लांट में तो 30-40% ही जाता है, बाकी का सॉइल में रह जाता है जो कि रेजिडुअल इफेक्ट क्रिएट करता है। रेजिडुअल इफेक्ट कैसे क्रिएट करेगा,
उसकी जो पीएच है इम्बैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इम्बैलेंस हो जाएगी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, उसमें इम्बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, सॉइल एसिडिक भी हो सकती है। अगर केमिकल फर्टिलाइजर एसिडिक नेचर का है तो सॉइल डेफिनेटली एसिडिक हो जाएगी। अगर वो अल्कलाइन नेचर का है तो सॉइल अल्कलाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो कंसेप्ट है, इसलिए इसको प्रमोट ज्यादा से ज्यादा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो फार्मर्स हैं उनको अवेयर किया जा सके। जो फार्मर्स ज्यादा यूज कर रहे हैं, ज्यादा वो डिपेंडेंट ज्यादा है केमिकल फर्टिलाइजर्स पे, उनकी डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। मैंने ये आई हैव बीन ऑलरेडी क्लियर दिस पॉइंट कि डिपेंडेंस को हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स पे कम करना होगा। ओके, नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू मेंटेन प्रोडक्टिविटी ऑन सस्टेनेबल बेसिस विदाउट अफेक्टिंग सॉइल हेल्थ। जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, लेकिन विदाउट इफेक्टिंग सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ को डिक्रीज किए बिना हमें जो सॉइल मेंटेन रख के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। ठीक है, और ये पॉसिबल भी है अगर हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को अच्छे से ध्यान से अगर हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे फील्ड में। ठीक है, तो अभी जस्ट अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद इसकी प्रोडक्शन डेफिनेटली इंक्रीज होगी, क्योंकि ये जो सारी रिकमेंडेशन दी गई हैं ये किसी रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च होती है तभी सारी रिकमेंडेशन दी जाती हैं। ऐसे कोई विदाउट रिसर्च ट्रायल कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी एग्रीकल्चर सोसाइटी से वो रिकमेंडेशन नहीं पास होती। ठीक है, तो ये सारे रिसर्च ट्रायल्स पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है टू कंजर्व लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज एंड यूटिलाइज देम जुडिशियली। थर्ड जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि कंजर्व कर सकें जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं। लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ठीक है, जैसे कोई फार्मर है, उनके एनिमल्स भी होते हैं वहां पे रखे हुए, तो वहां से एनिमल्स को जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, तो उनमें भी नाइट्रोजन वगैरह होती है, उसमें फास्फोरस पोटेशियम होते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट, तो वो सारे लोकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, लोकल रिसोर्सेज होते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो है लोकल रिसोर्सेज, मतलब कि हमें बाहर से कहीं इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमें लोकली अवेलेबल हो जाते हैं। तो उनको हम कैसे उनका अच्छे यूटिलाइज उसको कैसे कर सकते हैं, तो उसको ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो लोकल रिसोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनको कैसे उनका जुडिशियस कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है टू रिड्यूस द गैप बिटवीन न्यूट्रिएंट्स यूज्ड एंड न्यूट्रिएंट्स हार्वेस्टेड बाय द क्रॉप। कोई भी क्रॉप प्लांट होता है, मैंने पहले ही बताया कि वो जितना हम फर्टिलाइजर्स अप्लाई कर रहे हैं वो सारे का सारा फर्टिलाइजर्स अब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, जैसे 100 kg हमने इस बार वीट में अप्लाई कर दिया, नेक्स्ट टाइम भी हम 100 kg करेंगे, लेकिन वीट उतना यूज कर ही नहीं रही, तो फिर ये सारा कहाँ पे जा रहा है फर्टिलाइजर? ठीक है, कहाँ पे जा रहा है कि हम कुछ बर्निंग कर देते हैं, उसमें लॉस हो जाता है न्यूट्रिएंट का। ठीक है, हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे सॉइल में वापस, इसलिए सॉइल से हार्वेस्टेड होते रहते हैं लगातार न्यूट्रिएंट्स। तो जितना न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए उतना ही अगर प्रोवाइड करें और बाकी का जो क्रॉप रेजिड्यू है उसको वापस सॉइल में मिक्स कर दें, तो उससे जो है ये गैप जो है बिटवीन न्यूट्रिएंट यूज्ड एंड न्यूट्रिएंट हार्वेस्टेड, वो गैप जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये जो गैप है ये गैप कम करना बहुत जरूरी होता है।
फिफ्थ जो इसका ऑब्जेक्टिव है, टू इम्प्रूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मींस उनका केमिकल बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए सॉइल का। फिजिकली सॉइल जैसे उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है, तो वो मेंटेन रहनी चाहिए। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, बायोजेंट्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या करते हैं, जैसे सॉइल में हमने जो क्रॉप रेजिड्यू है ना वो मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद क्या होता है, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कर देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। क्रॉप रेजिड्यू यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है कि कोई भी अ, जो सब्सटेंस सॉइल में है, ठीक है, और उसको ब्रेक कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो क्रॉप रेजिड्यू जो कि ऑर्गेनिक मैटर है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको डीकम्पोज कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में लगा लो, और आप लोग बोल सकते हो कि उसको डीकम्पोज कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, आफ्टर ऑल वो न्यूट्रिएंट्स से तो मिलकर बने हैं, तो उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसको डीकम्पोज कर देते हैं। डीकम्पोज कैसे, डीकम्पोजिशन जो है वो इंक्रीज कैसे होगी, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनफ क्वांटिटी इनफ अमाउंट में है सॉइल में। ठीक है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनफ अमाउंट में होते हैं सॉइल में, तो उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं कि उसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अच्छी है। ठीक है, सो टू मेंटेन द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हाउ वी कैन चेक एदर द अमाउंट ऑफ microorganisms are enough or sufficient in the soil। कैसे चेक करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, कि बायोलॉजिकली जो सॉइल है वो फिट है। ठीक है, तो अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अमाउंट जो है, एक्टिविटी जो है वो इनफ है, तो सॉइल जो है बायोलॉजिकली फिट है। ठीक है, नेक्स्ट जो सिक्स्थ इसका ऑब्जेक्टिव है, टू मेक सॉइल हेल्दी बाय प्रोवाइडिंग बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट थ्रू डिफरेंट न्यूट्रिएंट सोर्सेज। ये इसका मेन, यही फर्स्ट स्लाइड से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमें जो न्यूट्रिएंट्स, इसको किसी भी क्रॉप को उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, किस सोर्स से हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमें डिसाइड करना है। ठीक है, हम अगर केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा देंगे तो सॉइल की हेल्थ बिगड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम करके बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ाना पड़ता है, और ऑर्गेनिक रिसोर्सेज का यूज हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। सेवंथ ऑब्जेक्टिव, टू ओवरकम और रिड्यूस द इल इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूस यूज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर हम कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स को, तो वो क्या करते हैं, सॉइल को इल कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। ठीक है, तो सॉइल को मेंटेन रखने के लिए उनका यूज जो है वो कम करना पड़ता है। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ फार्मर। ठीक है, कैसे हम आईपीएनएमएस का यूज करके किसी भी फार्मर का इकोनॉमिकल स्टेटस वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मैन्योर के कंपेरेटिव वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, और उनका यूज जो होता है वो एक ही बार होता है। ठीक है, और उसके रेजिडुअल इफेक्ट जो होते हैं वो लंबे समय तक रहते हैं, और जो क्या कॉज करते हैं, सॉइल की हेल्थ को डिग्रेड करते हैं। ठीक है, एक तो कॉस्टली होते हैं, एक उनका जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो लंबे समय तक रहता है, बैड रेजिडुअल इफेक्ट जिसको बोलते हैं। और क्या होता है कि वो क्वालिटी भी डिक्रीज करते हैं। अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम करेंगे तो
हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम हो जाएगी, मतलब पर यूनिट एरिया हम कितनी कल्टीवेशन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है सॉइल की हेल्थ भी इंक्रीज हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। थर्ड जो इसका बेनिफिट होगा कि जो क्वालिटी होगी ना ग्रेन्स की क्वालिटी, जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो अच्छी होगी। अगर प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी है तो उसका जो सेलिंग प्राइस होता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी आप लोग वीट ग्रो कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि महाराष्ट्र से वीट आई है, उसका वीट सीड्स है, उसका प्राइस अभी 4000 हो गया। ठीक है, और दूसरी जो वीट है जो हमारे लोकली है, जो जिसमें केमिकल्स का यूज हुआ है, उसका 3000 है। तो 1000 का यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना। ठीक है, तो इससे जो अगर क्वालिटी अच्छी होगी आपकी प्रोडक्शन की तो उसका प्राइस जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। ठीक है, इससे जो है फार्मर्स की जो इकोनॉमिकल उनका स्टेटस है, ठीक है, वो भी इंक्रीज होगा। जब उनकी इनकम इंक्रीज होगी तो उनका इकोनॉमिकल स्टेटस भी इंक्रीज होगा। लास्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है टू इंक्रीज द फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी। फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी क्या होती है कि किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर से, किसी भी एग्रीकल्चर सोसाइटी से किसी भी क्रॉप के लिए एक रिकमेंडेड डोज की, सबको इतनी डोज चाहिए, वो रिकमेंडेशन आती है ना, रिकमेंडेड फर्टिलाइजर्स। अगर हम उससे ज्यादा कोई भी सॉइल, किसी भी प्लांट में, किसी भी सॉइल में अगर हम ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, रिकमेंडेशन से ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती जितनी हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हमारी जो प्रोडक्शन है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती जितनी जो हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इंक्रीज हो जाती है। तो हमें कम से कम फर्टिलाइजर अगर यूज करेंगे तो फर्टिलाइजर की यूज करने की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे 100 kg हमने यूज करना है, 100 kg किसी भी क्रॉप में फर्टिलाइजर्स चाहिए, अगर हम 120 kg अप्लाई करेंगे तो यूज तो 100 kg होगा ना, बाकी का क्या होगा, बाकी को वो वेस्ट जाएगा। तो अगर हम फर्टिलाइजर्स जितनी रिकमेंडेशन है उतना ही यूज करें, उससे ज्यादा ना करें, तो उससे हमारी जो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी जो है किसी भी प्लांट की फर्टिलाइजर को यूज करने की, वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं कि हमें यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, पहला जो इसका कंपोनेंट है कि हमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज जो है वो इनफ क्वांटिटी में करना चाहिए। ठीक है, ताकि उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम हो और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो हमारी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी, ग्रेन्स लगा लो, ग्रेन्स की प्रोडक्शन हो रही है अगर, तो ग्रेन्स की क्वालिटी जो मेंटेन रहे, अच्छी क्वालिटी का रहे। ठीक है, इसके लिए हमें 4 Rs का फॉर्मूला जो है वो यूज करना पड़ता है। 4 और, ठीक है, मेंटेन रखने के लिए 4 R जो है। फर्स्ट आर का क्या मतलब होता है कि राइट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स। किसी भी क्रॉप में जो फर्टिलाइजर है वो राइट टाइप के होने चाहिए, जो उसको जरूरत है उसी टाइप के फर्टिलाइजर होने चाहिए। सेकेंड आर जो है वो है राइट डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो डोज होती है ना फर्टिलाइजर्स की, वो भी राइट होनी चाहिए, उस रिकमेंडेड डोज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। थर्ड जो है राइट मेथड ऑफ एप्लीकेशन, जो मेथड ऑफ एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हैं, तो वो भी राइट होना चाहिए ताकि फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज कर सके। ठीक है, लास्ट जो आर है वो है राइट टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे का सारा फर्टिलाइजर हमने पहले ही अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्टिलाइजर हमने लास्ट में अप्लाई किया। ठीक,
तो राइट जो टाइम होता है एप्लीकेशन का फर्टिलाइजर का, वो किस टाइम पे हमने अप्लाई करना है, राइट टाइम होना चाहिए। अगर हम ये 4R जो हैं ये फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं तो हम जुडिशियस यूज कर सकते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का। ओके, नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट है वो है यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स। ऑर्गेनिक मैन्योर्स का भी यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी जो इससे जो सॉइल की हेल्थ होती है ना, सॉइल अगर कंपैक्ट है, अगर उसकी एरेशन जो है उसमें एयर अगर उसमें कम है, ठीक है, अगर उसका इन्फिल्ट्रेशन रेट ठीक नहीं है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो इससे जो है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं, ये सारे पैरामीटर्स जो होते हैं, इनको मेंटेन रखने के लिए हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का, ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट जो है यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल सोर्सेज और इसको बायो फर्टिलाइजर्स भी बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का भी यूज करना चाहिए, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, ये ना कल्चर्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, एल्गी हो सकते हैं, ठीक है, जो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, सोल्यूबलाइज और मोबिलाइज करके फास्फोरस को, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके, तो इस तरीके से ये एनरिच करते हैं सॉइल को विद न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में एनरिचमेंट के लिए, उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बायो फर्टिलाइजर्स का या बायोलॉजिकल सोर्सेज का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेंटेनिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, सॉइल एग्रीगेशन हो गया, सॉइल टेक्सचर हो गया, सॉइल स्ट्रक्चर हो गया, इरेशन हो गया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, इन्फिल्ट्रेशन रेट हो गया, ठीक है। इस सभी को मेंटेन रखने के लिए, मेंटेन रखना ही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। मेंटेन कैसे रख सकते हैं, ये हमने पीछे की 2-3 स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट है वो है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल। प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स कौन सी होती हैं, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स जैसे कोई सॉइल एसिडिक है, कोई बेसिक है, कोई सैलाइन सॉइल है, कोई अल्कलाइन है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सॉइल एसिडिक है तो उसमें ज्यादा बेसिक प्रोडक्ट्स उनको मिक्स कर देंगे तो उसकी जो पीएच है वो भी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। अगर उसमें ज्यादा सलाइन सॉइल है तो कुछ एसिडिक एजेंट्स आते हैं, उनको मिक्स कर देंगे तो फिर वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एसिडिक सॉइल्स के लिए क्या यूज करते हैं, अगर सॉइल एसिडिक है तो हम लोग लाइम यूज करते हैं, लाइम की मिक्सिंग करके सॉइल में उसको एसिडिक सॉइल को मैनेज कर सकते हैं। अगर हम सॉइल अल्कली सॉइल है तो उसके लिए हम लोग जिप्सम यूज करते हैं, ठीक है। जिप्सम की मिक्सिंग करके सॉइल में तो सलाइन सॉइल को ट्रीट कर सकते हैं, सलाइन सॉइल को उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट है वो है बेटर जुडिशियस वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो लास्ट इसका जो नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है वो है कि हमें बेटर यूज करना है, जुडिशियस यूज करना है वाटर मैनेजमेंट को। कैसे कि प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करते हैं सॉइल से, ठीक है। सॉइल से कैसे तो वो सक करते हैं वाटर को, वाटर में डिजोल्व होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसलिए वो वाटर को सक करते हैं, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट्स में चले जाते हैं। इस तो हमें जो वाटर है उसकी भी अवेलेबिलिटी प्लांट में रखनी है कि कब वो प्लांट से, कब वो सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट्स वो इजिली जो है न्यूट्रिएंट्स वो अब्सॉर्ब कर सके, ठीक है। सो सॉइल में वो मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो इजिली अब्सॉर्ब कर सके। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट।